राजस्थान के घने और वीरान जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम शायद अब किसी नक्शे पर भी नहीं मिलता। ये गांव इतना अंदर बसा हुआ था कि वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, सूखी जमीन और दिन ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उसी गांव के किनारे जंगल से सटी हुई जमीन पर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनके 2 छोटे बच्चे, मोहन और काजल। उनके पास न तो पक्का घर था और न ही सिर ढकने के लिए सही छत। बांस की टूटी फूटी खपच्चियों और फटे पुराने कपड़ों से उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, जो बारिश में टपकती और सर्दियों में हवा को रोक नहीं पाती थी। ठंड का मौसम आते ही उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती थी। सर्दियों की रातें वहां बहुत बेरहम होती थीं। जैसे ही सूरज जंगल के पीछे छिपता, ठंडी हवा तेज हो जाती। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर ऐसी आवाज करती, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। बच्चे ठंड से कांपते हुए मां के सीने से चिपक जाते। गौरी अपने फटे आंचल से उन्हें ढकने की कोशिश करती, लेकिन वो आंचल खुद ठंड से कांप रहा होता। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें पास के कस्बे में बेचने जाता। कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही मिलते। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, अपने बच्चों को इस जंगल और गरीबी से बाहर निकालना। एक रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। जंगल से आती आवाजें उस रात कुछ अलग लग रही थीं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। रामू ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां गीली थीं। आग ठीक से जली नहीं। बच्चे ठंड से नीले पड़ने लगे। तभी मोहन ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, बाहर कोई चल रहा है क्या? रामू ने ध्यान से सुना। सच में झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की आहट थी। पत्तियां चरमराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस जंगल में रात को कोई यूं ही नहीं चलता। अचानक झोपड़ी के बाहर से एक भारी सी आवाज आई, आग, मुझे आग चाहिए। गौरी डर के मारे बच्चों को और जोर से पकड़ ली। रामू ने कांपते हाथों से झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर अंधेरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और चेहरा इतना पीला जैसे उसमें जान ही न हो। रामू ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस छोड़ी और बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ। बहुत ठंड है, अगर आग मिल जाए तो। गरीब होने के बावजूद रामू का दिल नर्म था। उसने उसे आग के पास बैठने दिया। बूढ़ी औरत आग के सामने हाथ फैलाकर बैठ गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि आग की गर्मी उसे छू ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सा सन्नाटा था। तुम्हारे बच्चे बहुत मासूम हैं, उसने कहा। गौरी को उसका देखना अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। अचानक तेज हवा चली और आग बुझ गई। अंधेरा छा गया। उसी पल बूढ़ी औरत की हंसी गूंज उठी, भारी, डरावनी और ठंडी। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, उसने कहा, और मैं उसी अभिशाप की रखवाली करती हूँ। इतना कहकर वो औरत अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। जंगल के पास रहने वाले कई लोग बीमार पड़ गए थे। कुछ की सांसें ठंड से थम गई थीं। लोग कहने लगे कि सर्दियों की आत्मा जाग गई है, जो उन लोगों को निशाना बनाती है जिनके पास छत नहीं होती। रामू और गौरी ने उस रात के बाद झोपड़ी छोड़ दी। वे बच्चों को लेकर गांव के बीच आ गए। हालात अब भी कठिन थे, लेकिन वे जिंदा थे। आज भी उस जंगल में जब ठंडी हवा चलती है, तो लोग कहते हैं, अगर किसी गरीब की ठंड से सांस कांपे, तो जंगल की आत्मा जाग जाती है।
और राजस्थान के उस जंगल में आज भी रात को कोई फुसफुसाता है, आग, मुझे आग चाहिए। उस रात के बाद रामू और उसका परिवार भले ही गांव के बीचों बीच आ गया हो, लेकिन जंगल की ठंडी परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, पर जैसे ही सूरज ढलता, हवा में वही अजीब सनसनाहट घुल जाती, मानो जंगल किसी अनदेखी भाषा में फुसफुसा रहा हो। गौरी की नींद टूट चुकी थी और हर रात उसे वही बूढ़ी औरत सपने में दिखती, जिसकी खाली आंखें और जमी हुई मुस्कान उसे भीतर तक डरा देती थीं। गांव में ठंड अब साधारण नहीं रही थी, बिना हवा के दिए बुझने लगे, दरवाजों पर बर्फ जैसी सफेद परत जमने लगी और कई लोग सुबह उठते ही अजीब जकड़न के साथ बीमार मिलने लगे। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और हरदा काका ने डरते हुए बताया कि यह वही ठंड की आत्मा है जो उन गरीबों की अधूरी सांसों से जन्म लेती है, जिन्हें सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसी रात गांव के एक कोने से चीख सुनाई दी और एक आदमी ठंड से अकड़ा हुआ मृत पाया गया। उसके पास राख में लिखा था कि आग नहीं मिली, जिससे डर पूरे गांव में फैल गया। रामू को एहसास होने लगा कि उस रात जंगल में मिली बूढ़ी औरत से जुड़ी यह सब घटनाएं उसी की जिंदगी से जुड़ चुकी हैं। इसी बीच मोहन नींद में जंगल की ओर जाने की बात बड़बड़ाने लगा और अगली सुबह उसे तेज बुखार हो गया। उसका शरीर गर्म था पर सांसें ठंडी, जिससे गौरी टूट गई। हरदा काका ने साफ कहा कि आत्मा बच्चे को ले जाना चाहती है और उसे रोकने के लिए जंगल के भीतर उस जगह आग जलानी होगी जहां उसका जन्म हुआ था। मजबूर होकर रामू ठंडी रात में जलती मशाल लेकर जंगल की ओर चला। पेड़ उसे घूरते महसूस हो रहे थे और हवा जैसे जम गई थी। सूखे कुएं के पास पहुंचते ही मशाल की लौ कांपने लगी और वही बूढ़ी औरत सामने प्रकट हो गई, जिसकी हंसी ठंड से भी ज्यादा बेरहम थी। रामू ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर बच्चों की जान की भीख मांगी और अपनी जिंदगी देने की पेशकश कर दी। तभी तेज हवा चली, मशाल बुझ गई और जंगल से एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। सुबह रामू बेहोश हालत में जंगल के बाहर मिला। गांव में ठंड अचानक कम हो चुकी थी और मोहन का बुखार उतर गया, लेकिन जंगल के उस कुएं के पास आज भी राख में उभरे शब्द चेतावनी देते हैं कि अगली सर्दी फिर आएगी। और जब भी ठंडी हवा चलती है, कोई अदृश्य आवाज फिर से वही फुसफुसाती है कि आग चाहिए। रामू के जंगल से लौट आने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन भीतर ही भीतर हर इंसान जानता था कि यह शांति अस्थायी है। ठंड अब पहले जितनी जानलेवा नहीं थी, फिर भी रात होते ही हवा में एक अजीब बोझ उतर आता, जैसे अंधेरे के साथ कोई अदृश्य चीज भी गांव में घुस आती हो। लोग आग जलाकर बैठते, लेकिन आग की लौ स्थिर नहीं रहती, बार बार कांपती और नीली पड़ जाती। मोहन अब ठीक था, फिर भी वह देर तक आग को घूरता रहता, मानो उसमें उसे कोई चेहरा दिखाई देता हो। कई बार उसकी सांसों से भाप निकलती और उसी भाप में किसी बूढ़ी औरत की आकृति कुछ पल के लिए बनकर मिट जाती। कुछ ही दिनों बाद गांव के बाहर रहने वाला एक चरवाहा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह सिर्फ ठंडी राख और जमी हुई जमीन बची, जिससे ये साफ हो गया कि जंगल की आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हरदा काका ने बताया कि आत्माएं तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उनका कर्ज पूरा न हो जाए, और इस सर्दी का कर्ज अब किसी एक इंसान से जुड़ चुका है। रामू को ये बात भीतर से चुभने लगी। उसे महसूस होने लगा कि जंगल की निगाहें उसी पर टिकी हैं और हर ठंडी रात उसके नाम की फुसफुसाहट लेकर आती है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामू ने बाहर निकलकर ठंडी हवा में खड़े होकर जंगल की ओर देखा, जहां धुंध किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थी। उसी धुंध में उसे वही बूढ़ी आकृति दिखाई दी, इस बार बिना चेहरा दिखाए, सिर्फ ठंडी उपस्थिति के रूप में, जिसने यह एहसास दिला दिया कि कुछ अधूरा अब भी बाकी है। अगले दिन से रामू के शरीर में अजीब कमजोरी आने लगी, उसकी सांसें ठंडी पड़ने लगीं और हाथों में वो गर्माहट नहीं रही जो किसी जिंदा इंसान की होती है। गांव में ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन रामू के भीतर सर्दी गहराती जा रही थी, जैसे जंगल अपनी कीमत वसूल रहा हो।
कुछ हफ्तों बाद एक सुबह रामू चुपचाप जंगल की ओर चला गया और इस बार वह वापस नहीं लौटा। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन सूखे कुएं के पास सिर्फ जली हुई लकड़ी, ठंडी राख और पैरों के निशान मिले जो वहीं आकर खत्म हो जाते थे। उस दिन के बाद गांव में सर्दियां सहने लायक हो गईं, आग स्थिर जलने लगी और रातें थोड़ी सुरक्षित महसूस होने लगीं। लेकिन जब भी ठंडी हवा चलती है, जंगल की तरफ से एक धीमी फुसफुसाहट आज भी सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि हर सर्दी किसी न किसी से अपना कर्ज जरूर वसूलती है। रामू के गायब होने के बाद गांव की जिंदगी ऊपर से सामान्य चलने लगी, लेकिन उसके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ था, वो हर ठंडी रात में और गहरा हो जाता। गौरी ने खुद को बच्चों के लिए मजबूत रखा, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे महसूस होने लगा कि रामू सच में गया नहीं है, उसकी मौजूदगी अब भी हवा में घुली हुई है। कई रातों तक गौरी ने झोपड़ी के बाहर जलती आग के पास किसी के बैठने का आभास महसूस किया, जैसे कोई चुपचाप हाथ सेक रहा हो, और जब वह बाहर झांकती तो सिर्फ ठंडी राख और जंगल की ओर जाती परछाइयां दिखतीं। मोहन अब भी आग को देखकर चुप हो जाता, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पहचान झलकती, मानो वह जानता हो कि आग के उस पार कौन खड़ा है। धीरे धीरे गांव वालों ने गौर किया कि जिन रातों में ठंड अचानक बढ़ जाती, उन्हीं रातों में गौरी के घर की आग सबसे स्थिर जलती रहती, जैसे किसी अदृश्य पहरेदार की मौजूदगी उसे बुझने नहीं देती। हरदा काका ने यह बात सुनी तो बस इतना कहा कि जंगल ने अपना कर्ज ले लिया है, लेकिन बदले में उसने एक रक्षक छोड़ दिया है। समय बीतने के साथ सर्दियां पहले जैसी खतरनाक नहीं रहीं, कोई अचानक ठंड से मरता नहीं था, न ही राख में चेतावनी लिखी मिलती थी, पर जंगल की खामोशी अब और भारी हो चुकी थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में पेड़ों के बीच से किसी आदमी के चलने की आवाज आती, जो गांव की ओर नहीं बल्कि जंगल के भीतर ही खो जाती। गौरी जानती थी कि वो आवाज किसकी है, और हर बार वो आग में एक सूखी लकड़ी डाल देती, जैसे किसी अपने के लिए जगह बना रही हो। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल अब भी जिंदा है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह ठंड से नहीं, यादों से डराता है। जब भी सर्द हवा चलती और आग की लौ अचानक सीधी खड़ी हो जाती, तब गांव वाले बिना पूछे समझ जाते कि जंगल उन्हें याद दिला रहा है कि कुछ बलिदान कभी खत्म नहीं होते, वे बस कहानी बनकर आग के पास बैठ जाते हैं। सालों बाद भी उस गांव में सर्दियां आग से पहचानी जाती थीं, क्योंकि वही आग बताती थी कि जंगल आज शांत है या जाग रहा है। रामू के जाने के बाद ठंड ने किसी की जान नहीं ली, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में बनी रही। हर सर्द रात में जब आग अपने आप तेज जल उठती, लोग समझ जाते कि जंगल अब पहरे में है। गरीबों की कांपती सांसों के पास हवा थम जाती और आग स्थिर हो जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे खड़ा हो। कहा जाता है कि रामू जंगल में खोया नहीं, वो उसी आग में बदल गया, जो आज भी उन लोगों को बचाती है जिनके पास कभी छत नहीं थी। और जब भी सर्द हवा चलती है, जंगल चुपचाप याद दिलाता है कि कुछ बलिदान खत्म नहीं होते, वे बस आग बनकर जलते रहते हैं।